हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का फ्लिंक्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है। मैं हूं रंजित। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी की एक टॉपिक अपन ने कर लिया था, बेहतरीन टॉपिक अपन ने किया था, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में अपने जानकारी ली थी। साथ ही क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और आप ही क्लास का मतलब ये नहीं कि मैं कोई आपको महाभारत पढ़ा रहा हूँ। मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो लेकर आ रहा हूँ। कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको मिल सके, इसका मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे फ्लिंक्स एकेडमी चैनल जो यूट्यूब का है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना किसी आपका टाइम वेस्ट किए क्लास की। और सभी का एक बार वेलकम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जुड़ जाइएगा, क्लास को अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज अपना जो टॉपिक है साथियों, ये है भारत की जलवायु से संबंधित, क्लाइमेट से संबंधित है कि भारत की जलवायु से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो उसका शॉर्ट मटेरियल ऑथेंटिक कंटेंट मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको कुछ ज्यादा महाभारत ना पढ़ने पड़े। भारत की जलवायु कैसी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो जलवायु है उष्ण मानसूनी है, यानी मानसून प्रकार की है, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत की जो जलवायु है ये किस प्रकार की है। तो उष्ण मानसूनी जलवायु है, यानी मानसून प्रकार की है। और ऐसी जलवायु मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है? आपकी ऐसी जलवायु आपको देखने को मिलती है कहाँ? दक्षिणी और पूर्वी एशिया में देखने को मिलती है। कौन से एशिया में? दक्षिणी और पूर्वी एशिया में ऐसी जलवायु आपको देखने को मिलती है। इस बात को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से देखकर बताइए कौन से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं या कौन से नहीं है। तो देखिएगा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आप याद रखना अक्षांश स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी या सूर्य किरणों का कोण। ठीक है। दूसरा ध्यान रखना समुद्र तल से ऊंचाई, जिसको तुंगता भी बोला जाता है। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना समुद्र तट से दूरी। फोर्थ पॉइंट है आपका पर्वत और उनकी दिशा, कहने का मतलब उच्चांश। ये भी आपकी मानसूनी जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और उनकी दिशा से भी आपकी जलवायु प्रभावित होती है, सबको पता है। जल और स्थल का वितरण, धरातल की प्रकृति, बिल्कुल इससे भी आपका अणुअस्त्र की आवरण, उच्च स्तरीय वायु संचरण, इनसे भी आपका क्या होता है? जलवायु प्रभावित होती है। तो ये फैक्ट भी अपन को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार 4 प्रकार की ऋतु बताई गई, यानी उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन जो मानसून होता है। शीतकालीन मानसून कब आता है? दिसंबर से फरवरी तक आता है, वो होता है आपका शीतकालीन मानसून, जो दिसंबर से फरवरी तक चलता है। एक होता है आपका ग्रीष्मकालीन मानसून, जो मार्च से शुरू होता है, मध्य जून तक आपका चलता है। वो कौन सा होता है आपका? ग्रीष्म ऋतु में आने वाला मानसून। शीत ऋतु में दिसंबर से फरवरी तक। दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून की अगर बात करें तो वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है भाई? मध्य जून से स्टार्ट होती है और मध्य सितंबर तक चलती है। ध्यान रखना, वर्षा ऋतु आपके मध्य जून से स्टार्ट होकर मध्य सितंबर तक चलती है। शरद ऋतु मध्य सितंबर से शुरू होती है और मध्य दिसंबर तक चलती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। अब इसमें मैंने दर्शा रखा है शीत ऋतु। अब शीत ऋतु का एरिया कौन कौन सा है? ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये एरिया है शीत ऋतु वाला। ग्रीष्म ऋतु वाला एरिया ये वाला हो गया। कौन सा हो गया? अपना राजस्थान ग्रीष्म ऋतु वाला इधर आ गया। फिर देखो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ये वाला जो एरिया है पूरा वर्षा वाला है। ठीक है। और फिर ये जो है ये कौन सा हो जाएगा आपका? शरद ऋतु। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। अब देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं शीत ऋतु में मानसून पवनों की। शीत ऋतु में एशिया के स्थलीय भागों पर बने उच्च वायु दाब से हिंद महासागर पर बने निम्न वायु दाब की ओर, अर्थात स्थल से जल की ओर पवनें चलती। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बताइए शीत ऋतु में जो पवने हैं वो किस दिशा से किसकी ओर चलते हैं? तो ध्यान रखना
पवने जो है इस तल से जल की ओर चलती है। ठीक है, दूसरा ध्यान, दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये पवने भारत में उच्च पश्चिम दिशा से गंगा मैदान की ओर चलती हैं। मैदानी भाग को पार करने के बाद इनकी दिशा, मैदानी भाग को पार करने के बाद इनकी दिशा कैसे हो जाती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, आपका उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने कहा जाता है। थर्ड पॉइंट देखना, स्थल से जल की ओर चलने के कारण उत्तर पूर्वी मानसून पवने शीतकालीन मानसून उत्तरी पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरते समय हवाएं आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर अच्छी वर्षा करती है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में 1018 मिलीबार और मध्य भारत में कितना मिलता है आपको, 1016 मिलीबार, और दक्षिण भारत में कितना मिलीबार समुद्र रेखा गुजरती है, 1014। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में पूछे तो कितने बताओगे, 1000, कितने बताओगे भाई, 1018 किलोमीटर, कितनी, 1018 किलोमीटर होता नहीं। मध्य भारत में पूछे तो 1016 मिलीबार, पता नहीं सॉरी मिलीबार में है, मैंने तो किलोमीटर बोल दिया, और दक्षिण भारत में पूछे तो बता देना 1014 मिलीबार। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को। अब इधर देखो मानसून आपको दिख रहा है, इधर डायग्राम में देखो, ये एशिया में हाई प्रेशर है, इधर उच्च वायु दाब है, ठीक है, और यहाँ पर शुष्क ठंडी पवने इस तरह से जल की ओर चलते हैं, इस तरह से जल की ओर, स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है, तो इस तरह से ये पवने चल रही है। समझ इस चीज को। इधर अरब सागर की खाड़ी आ गई, जो हिंद महासागर की, यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, निम्न वायु दाब हो गया, और इधर हाई प्रेशर हो गया तो उच्च वायु दाब हो गया। ये इधर बंगाल की खाड़ी आपका कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये फैक्ट भी अपन को ध्यान में रखना। माउंट क्या होती है, शीत ऋतु में भूमध्य सागर में बनने वाली शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी छोर से वार्ता में वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। पश्चिमी छोरों का प्रवेश पछुआ पवनों और उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो मावट होती है सबको पता है, लेकिन कैसे होती है, तो पश्चिमी छोरों का प्रवेश पूछे तो बताना है, एक तो पछुआ पवन, कौन सी पवन है, पछुआ पवन, और दूसरा बताना है उपोष्ण पश्चिमी तट प्रवाह के द्वारा किसका निर्माण होता है आपका, तो ध्यान रखना है किसका निर्माण होता है आपका, मावट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, मानसून पूर्व वर्षा। जब मानसून आता है और मानसून से पहले की जो वर्षा होती है, आप सब लोग जानते भी होंगे, उसको अपन साथियों प्री मानसून के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई बार अपन बोलते हैं कि देखो अभी तो वर्षा का टाइम ही नहीं है और बरसात हो रही है ना, तो वो प्री मानसून है, वो मानसून ऊपर से है प्री मानसून, बिना किसी रोक टोक के आता है। ग्रीष्म काल में अप्रैल और मई में भारतीय मानसून पूर्व की वर्षा होती है, और जिन्हें निम्न नामों से जानता है, एक नाम तो मैंने बता दिया, इस पूरे मानसून को प्री मानसून कहते हैं। अब देखो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर आपसे पूछे आम्र वर्षा मेघ सावर, तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट, और मुख्य रूप से आपका जो पश्चिमी घाट की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है केरल और कर्नाटक, जो स्टेट है केरल और कर्नाटक, वहां पर होती है कौन सी वर्षा, आम्र या मेघसार। आम्र वर्षा या मेघसार कौन से स्टेट में बताओगे, केरल और कर्नाटका में, यानी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट। अगर आपसे पूछा जाए फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा, तब अपन आंसर देंगे केरल और कर्नाटका का। फूलों की वर्षा हो, चेरी ब्लॉसम हो या कॉफी वर्षा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, केरला और कर्नाटका। केरल का नाम पता है आपको, नाम क्या हो गया, केरलम हो गया है। फिर देखिएगा काल वैसाखी नार्वेस्टर, ये आपके पश्चिम बंगाल में। अगर आपसे पता है काल वैसाखी वर्षा कौन से स्टेट में, तो पश्चिम बंगाल में। बारदोली या छेड़ा चाय वर्षा होती है आपका असम में, ठीक है। तो यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इधर देखिएगा आपका, इधर आपका कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आ गई, ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु का मतलब भारत के ऊपर पछुआ जेट स्ट्रीम प्रवाही होता है। हिमालय के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। इसकी उत्तरी शाखा हिमालय तिब्बत के उत्तर में प्रवाहित होती है, दक्षिणी भारत के ऊपर हिमालय के दक्षिण समानांतर रूप से चलती है। यह आपका इधर तिब्बत दिख रहा है, ये इधर उत्तरी शाखा हो गया आपकी हिमालय और तिब्बत के उत्तर में,
और दक्षिणी शाखा होगी भारत के ऊपर यानी हिमालय के दक्षिण में, और इधर आपकी ये है पछवा जेट स्ट्रीम। समझ रहे हैं बात? इस प्रकार से कौन सी है आपकी ग्रीष्म ऋतु। इसको आप ढंग से पढ़ लेना, डायग्राम को ढंग से देख लेना। लू क्या होता है सबको पता है। उत्तरी मैदान में पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तक चलने वाली ये शुष्क और गर्म पीड़ादायक होने क्या कहलाती है? लू कहलाती है। आप अच्छी तरह से जानते हो भी लू क्या कर सकती है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपका ग्रीष्म ऋतु चलती है ना। अब देखो आराम से। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु भारत के ऊपर पछवा जेट स्ट्रीम प्रभावी होता है। पहला पॉइंट, हिमालय के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। किसके कारण? हिमालय के कारण। अब इसकी दो शाखाएं पूछे तो उत्तरी शाखा तो हिमालय और तिब्बत के उत्तर में प्रवाहित होती है। उत्तरी शाखा तो हिमालय और तिब्बत के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। ठीक है, और दक्षिणी शाखा भारत के ऊपरी जो हिमालय का दक्षिण में समांतर रूप से चलती है। ठीक है, अब ये उत्तरी शाखा यहाँ दर्शा रखी है और इधर भारत की है जो दक्षिण में हिमालय के, वो कौन सी आपकी दक्षिणी शाखा। समझ में आ रही बात? और इधर आपकी कौन सी आ गई? पछवा जेट स्ट्रीम आ गई। इस कारण से मैंने इसको क्या किया, आपका जूमिंग किया है ताकि आप अच्छी तरह से इस चीज को कवर कर सको, याद कर सको। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्षा ऋतु। अगली कौन सी ऋतु आ रही है आपकी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब एक नाम आ जाता है जिसको बोल देते हो आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो सबसे ज्यादा वर्षा करता है वो कौन सा मानसून है? राजस्थान में भी सबसे ज्यादा वर्षा इसी से होती है। कौन सा मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा ऋतु में जून से सितंबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। सबको पता है इस ऋतु में तापमान बढ़ने से राजस्थान के थार के मरुस्थल और पंजाब के निम्न वायुदाब विकसित होता है तथा दक्षिणी हिंद महासागर में उच्च दाब बने जाता है। हिंद महासागर के उच्च दाब से भारत के निम्न वायुदाब केंद्रों की ओर हवाएं चलती हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध की अफाई पवनों के रूप में जानी जाती है। लेकिन भारत के निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होने के कारण ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध फेरेल के नियम के अनुसार, यहां देख लेना, फेरेल के नियम के अनुसार दाईं तरफ मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लग गए। किसके नियम के अनुसार? फेरेल के नियम अनुसार दाईं तरफ मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिम मानसून पवने कहा जाता है। जल से स्थल की ओर चलने के कारण अत्यधिक आर्द्र होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण ये हवाएं दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं। एक तो आपने सुना होगा अरब सागरीय मानसून की शाखा, और एक कौन सी शाखा जाती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इधर ये थार मरुस्थल राजस्थान वाला एरिया, इधर निम्न वायुदाब बन जाता है पंजाब, और हिंद महासागर वाला जो है इधर बनता है हाई प्रेशर यानी उच्च दाब। ठीक है, तो अरब सागरीय मानसून की शाखा और बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा, दो भागों में मानसून बढ़ जाता है। तो अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट मानसून में। बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, दो शाखाओं में मानसून बढ़ जाता है। अब देखो अरब सागरीय शाखा का एक भाग पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम भागों में टकराकर घनघोर वर्षा करता है पूरी जेट प्रवाह के कारण, जिसे मानसून का फटना या मानसून का प्रकोष्ठ कहा जाता है। अब देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा देख सकते हैं, मानसून का फटना या मानसून का प्रकोष्ठ किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना अरब सागरीय मानसून को कहा जाता है जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसके पश्चिमी भागों में जोरदार टकराता है तो घनघोर वर्षा होता है, मूसलाधार वर्षा। परंतु पश्चिमी घाट के पूरी ढालू पर वृष्टि छाया प्रभाव के कारण कम वर्षा होती है। देखो पश्चिमी घाट पर तो वर्षा अधिक होती है और पूरी घाट पर वर्षा क्या हो जाती है? कम। बंगाल की खाड़ी की शाखा का एक भाग हिमालय के पूर्वी भागों में पहुंचकर मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित मौसम में विश्व की सर्वाधिक 1000 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा करता है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपकी क्या होती है? माथेरान में। माथेरान से पहले यहाँ पर एक स्थान था चेरापूंजी, वहां होती थी। अब वर्तमान में आ गया आपका माथेरान, मेघालय में। बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण शाखा से वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान में राजस्थान श्रेणी से टकराकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। करने का मतलब बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है सर्वाधिक वर्षा कहां करता है? आपका राजस्थान में, जबकि अरब सागर का मानसून राजस्थान में वर्षा क्या करता है? कम करता है। अब देखो इधर आपको ये डायग्राम दे रखा है, ये तो है अरब सागरीय मानसून की शाखा और इधर ये दर्शाया मैंने बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। अब ये तो कौन सा घाट आपका? ये आपका है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट।
ये इधर अरब सागर हो गया और इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया। अब देखो घनघोर वर्षा यहाँ पर हो रही है, ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ से क्या होंगे, बादल टकराएंगे, इधर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस कारण यहाँ पर एकदम से क्या हो जाती है, मूसलाधार वर्षा हो जाती है। और जबकि ये जो प्रदेश है पश्चिमी घाट का पूरी वाला, इसको बोल देते हो आप वृष्टि छाया प्रदेश, और इधर वर्षा घनघोर हो रही है तो इधर वर्षा क्या होगी आपकी, कम देखने को मिलेगी। जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून सर्वाधिक वर्षा इधर खासी की पहाड़ी जो जयंती है, इधर की पहाड़ी में ज्यादा वर्षा करता है। गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़े हैं मेघालय की तरफ, वहां वर्षा सर्वाधिक होती है, क्योंकि पहाड़ी की जो आकृति है वो इससी है के अनुसार उनमें मानसून एक बार फंस जाता है तो उसको जबरदस्ती वर्षा करना ही पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो निकल जाए। इस कारण से टकरा टकरा के क्या करता है, ये वर्षा करता है। इस कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड कहां दर्ज हो जाता है, आपका मासिम राम में जाता है, जहां पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। और यहीं पर पहला ये स्थान था तेरापुंजी, जो पहले स्थान पर था, वर्तमान में यहाँ पर मासिम राम पहले स्थान पर आ गया। फिर देखो यही जो मानसून है ये अरावली से टकराएंगे। जब अरब सागर का मानसून अरावली से टकराता है तो अरावली के समानांतर निकल जाता है, इस कारण अरावली के समानांतर निकलता है तो क्या हो जाता है, ये मानसून वर्षा कम करता है। दूसरी ओर जब ये बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है तो ये अरावली की पहाड़ी से टकराता है और इस कारण से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कर पाता है। कौन सा मानसून आपका, बंगाल की खाड़ी का मानसून, या अपन बोल सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है साथियों, अब देखिएगा भारतीय मानसून का निवर्तन, भारतीय मानसून का विच्छेद और लौटता हुआ मानसून, यहां से भी एग्जाम का क्वेश्चन फल लेता है। तो देखो भारतीय मानसून का निवर्तन क्या होता है, मानसून का पीछे हटना या लौट जाना ही क्या कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं, तो मानसून का पीछे हटना या मानसून का लौट जाना क्या कहलाता है, निवर्तन कहलाता है। यह घटना सितंबर माह के आरंभ में, मानसून कब लौटता है तो सितंबर माह के आरंभ में उत्तरी पश्चिमी भाग से मानसून के पीछे हटने के साथ शुरू हो जाते हैं। यानी जो घटना होती है मानसून का निवर्तन वाली, ये सितंबर माह के शुरुआत में हो जाती है, जब वो उत्तरी पश्चिमी भारत जो है उससे मानसून पीछे हटने के साथ शुरू हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़कर, कौन से भारत को छोड़कर, दक्षिणी भारत को छोड़कर शेष भाग से मानसून पूरी तरह से क्या हो जाता है, निवर्तन हो जाता है। यानी कहने का मतलब लगभग मध्य अक्टूबर तक लगभग मानसून देश के सभी हिस्सों से क्या हो जाता है, लौट जाता है, निवर्तन हो जाता है, चला जाता है, केवल कौन से हिस्से को छोड़कर, भारत के दक्षिणी हिस्से को छोड़कर। सितंबर माह के मध्य तक संपूर्ण भारत से मानसून लौट या निवर्तन हो जाता है। अब मानसून के निवर्तन की प्रक्रिया कौन कौन सी है, सितंबर से प्रारंभ होता है, अक्टूबर से प्रारंभ होता है, अक्टूबर के मध्यम प्रारंभ होता है, नवंबर में प्रारंभ होता है, दिसंबर के मध्यम प्रारंभ होता है। इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। देखो भारतीय मानसून विच्छेद की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक दो दिन या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होने घटना को क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद। जैसे वर्तमान में अब कई राजस्थान के कई हिस्सों में तो हल्की थोड़ी बहुत बारिश हो रही, कहीं बिल्कुल होकर थम गई है, कहने का मतलब 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए वर्षा नहीं हो रही, तो वो क्या है, भारतीय मानसून का विच्छेद हो गया। ठीक है, यह घटना ITCZ की स्थिति में बदलाव लाने से, उच्च कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम होने से, आर्द्र पवनों के पश्चिमी तट के समानांतर बहने से, राजस्थान में निम्न स्तर पर तापमान में विलंबता की स्थितियां बन जाने पर घटित होती है। अब देखो लौटते हुए मानसून से क्या क्वेश्चन बनेंगे, शरद ऋतु में पवनों की दिशा दक्षिणी पश्चिमी बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। शरद ऋतु सितंबर से मध्य दिसंबर को लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है। यानी सितंबर से मध्य दिसंबर को क्या कहा जाता है, आपका शरद ऋतु में लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है, जिसमें तमिलनाडु के तटीय भागों में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा होती है। तो लौटते मानसून से वर्षा की दर होती है आपका कर्नाटका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर आपका तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। अभी थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं, इस डायग्राम में अपन आकलन कर सकते हैं। तो देखिएगा सितंबर से प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो भारत को उत्तरी पश्चिम हिस्सा, इधर से मानसून प्रारंभ हो जाता है सितंबर माह में। अक्टूबर माह में कहां से प्रारंभ होता है, तो
इस प्रकार का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अक्टूबर के मध्य में ये जो ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ से, नवंबर की बात करें तो यहाँ से आपका और लगभग दिसंबर तक तो ये निकल जाता है पूरी तरह से, यानी दक्षिण भारत से दिसंबर तक मध्य में निकल जाता है। राजस्थान में निम्न स्तर पर तापमान की लंबता इस कारण से मानसून का विच्छेदन होता है। पश्चिमी तट के समानांतर आर्द्र पवनों के कारण होता है। कम वर्षा और मानसून का विच्छेद होने के कारण और ITCZ की स्थिति में बदलाव के कारण मानसून का क्या होता है, विच्छेदन होता है। लौटता मानसून देखो, ये जो आपका तमिलनाडु और भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर इस हिस्से पर कोरोमंडल तट जो है, यहाँ पर आपका सर्वाधिक वर्षा होती है लौटते मानसून से। इसके अलावा दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, अंडमान निकोबार समूह में भी क्या होती है आपका लौटते मानसून से वर्षा। अब लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तो कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश, वो भी दक्षिणी आंध्र का, और पूरी कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लौटते मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये फैक्ट भी अपन को क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चले आगे, चलो हाँ जी, अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखो आगमन कब होता है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, 20 मई को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंच जाता है। 1 जून को क्या आ जाता है, केरल की मुख्य भूमि से यानी मालाबार तट से। देखो लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट वो प्राप्त करता है, और दक्षिणी पश्चिम मानसून के आगमन में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है केरल का मालाबार तट। तो यही सबसे पहले टकराएगा, यहाँ पर वर्षा होगी। वैसे 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप में पहुंच जाता है। 1 अक्टूबर को प्रत्यावर्तन में मानसून उत्तरी पूर्वी भारत में, और 30 अक्टूबर को संपूर्ण भारत से मानसून क्या हो जाता है, प्रत्यावर्तन हो जाता है। 1 जून को यहां से टकराया, 20 मई को अंडमान में आगमन, प्रत्यावर्तन, तो प्रत्यावर्तन क्या हो जाएगा, इधर से चल जाएगा, निकल जाएगा इधर से, यानी अक्टूबर में लगभग 31 अक्टूबर तक लगभग पूरे भारत से निकल जाता है, दक्षिण से कुछ होकर। भारत में वर्षा का वितरण पूछे तो, देश में वर्षा का वार्षिक औसत पूछे तो, वार्षिक औसत बताना आपको कितना, 125 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है भारत में वार्षिक, 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 75% यानी 3/4 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून सितंबर तथा शेष लौटे मानसून शीतकालीन मानसून शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और पूर्ण मानसून चक्रवात वर्षा के दौरान प्राप्त होता है। भारत में वर्षा के दिनों की संख्या बहुत कम है, जैसे कोलकाता में 118 दिन। कोलकाता में वर्षा कितने दिन, 118 दिन। चेन्नई में कितने दिन होती है, 55 दिन होती है। मुंबई में कितने दिन होती है, 75 डेज। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से भारत के, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। फिर आ जाओ हिमालय के दक्षिणावर्ती तलहटी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और ये मैं डायग्राम दे रखा आपको, अच्छी तरह से देखना। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल वाला भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपन ने कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं वर्षा की परिवर्तिता। वर्षा की परिवर्तिता, वर्षा की कुल मात्रा जहां अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता या परिवर्तिता या प्रतिशत परिवर्तन कम होती है, तथा जहां वर्षा कुल मात्रा कम होती है वहां प्रतिशतता अधिक होती है। भारत में 50% से अधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वाले क्षेत्र में होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग, फलोदी, जैसलमेर देश के सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाली परिवर्तनशील में सबसे कम वर्षा नहीं होती है फलोदी जैसलमेर, और कश्मीर का उत्तरी भाग और दक्षिण पठार का आंतरिक भाग, यहाँ पर आपको ये एरिया है, ये परिवर्तिता वाला एरिया देखने को मिलेगा। मानसून उत्पत्ति संबंधित परिकल्पना, उष्णकटिबंधीय विसरण परिकल्पना जिसे गतिशील परिकल्पना कहा जाता है, यह जर्मन विद्वान फ्लोन द्वारा दी गई। इस परिकल्पना के अनुसार दोनों गोलार्धों की व्यापारिक भूमध्य रेखा निम्न क्षेत्रों में मिलती है। इस निम्न को ITCZ इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। इस ITZ में विश्व रेखीय पछुआ पवनें चलती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते देख लेना। जुलाई के महीने में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ITCGD 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे मानसून गर्त भी कहा जाता है। मानसून गर्त किसे कहा जाता है, पढ़ लेना। इस समय उत्तरी भारत में निम्नवायुदार क्षेत्र बनता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध की अफारी पवनें विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दाएं मुड़कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने लगते हैं, जिसे दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवनें कहा जाता है। ये इधर मैंने पूरा डायग्राम आपको दे रखा है, ये आप आराम से इसका अवलोकन कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो अगला शीत ऋतु। शीत ऋतु के दौरान ITCZ में खिसक जाता है। ITCZ में खिसक जाता है, ग्रीष्म ऋतु की विपरीत स्थिति बनती है और उत्तर पूर्व मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यानी पछुआ पवनी, उपोष्ण पश्चिम, और ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम 8 डिग्री N और 35 डिग्री N नॉर्थ। ठीक है, क्षोमंडल में उच्च स्तरीय वायु संचरण 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर 180 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली पछुआ पवनों को क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह हवाई हजारों किलोमीटर की लंबाई में, सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ाई में और कुछ किलोमीटर से 3 किलोमीटर से मोटाई में चलती है। भारत में आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की संबंध उष्ण पूरी जेट स्ट्रीम से है, जो 8 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलती है, जिसको त्रिपुरी मानसून या शीतकालीन मानसून या पश्चिमी विक्षोभ का संबंध उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम से, जो 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य चलती। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड देखो, इधर ये देख लो, जेट स्ट्रीम उपोष्ण पश्चिमी, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इधर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम 2 भागों में विभाजित, पश्चिमी और इधर हो गया पूरी। इस समय उत्तरायण होता है सूर्य, जिससे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का संपूर्ण प्रवाह तिब्बत के पठार के उत्तर से सीमित रहता है। जब ये जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के उत्तर में रहती है, तब हिंद महासागर पानी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। इस समय शीत ऋतु सूर्य दक्षिणायन होता है, तो शीत ऋतु आ जाती है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अतः इस समय उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के कारण 2 भागों में विभाजित हो जाती है। 2 भाग कौन से, पश्चिमी भाग और उत्तरी पूर्वी मानसूनी भाग कौन। आज आपके जलवायु का टॉपिक पूरा हो जाएगा। विभाजित उपोष्ण पश्चिम जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तिब्बत के पठार के उत्तर में प्रवेश शाखा, तिब्बत के पठार के दक्षिण प्रवेश शाखा, ये शाखा शरदकालीन मानसून पैदा करती है। पूर्व जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न होकर हिंद महासागर की ओर पहुंचकर वहां के वायुदाब को बढ़ाकर दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रबलता प्रदान करती है। पूर्व जेट स्ट्रीम प्रवाह भारत के दक्षिण भारत के अगस्त 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित हो जाता है। तिब्बत का पठार, पूरी जेट स्ट्रीम, और इधर आपको अभी मैंने बताया था, ये सारा डायग्राम आप आराम से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय मानसून से संबंधित संकल्पनाएं। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तापीय संकल्पना जिसको स्थल जल समीर का नाम दिया गया है, ये किसने दी थी, हेली, वेकर और लैंप ने, कब, 1686 में। दक्षिणी पश्चिम मानसून जिसको ITCZ थ्योरी नाम दिया गया, किसने दिया था, फ्लोन ने 1951 में। कोटेश्वरम सिद्धांत, तिब्बत के पठार का महत्व किसने बताया था, T कोटेश्वरम ने, कब, 1952 में। जेट स्ट्रीम थ्योरी किसने दी थी, MT यिन, 1949। मोनेक्स सिद्धांत, जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार से 16 कार्य किसने बताए थे, मोनेक्स ने बताए थे 1973 में। अलिनो, लानिनो और दक्षिणी दोलन किसने बताया था, आपका गिलबर्ट वाकर ने बताया था। इसकी कोई डेट नहीं है। भारतीय मानसून संबंधित मुख्य कारक, तापमान का अंतर है स्थल जल के बीच, ITCZ का उत्तरी की ओर खिसकना, कोरियोलिस बल, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम और हिंद महासागर की उच्च आर्द्रता। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट देखो साथियों, अल नीनो या ला नीनो प्रभाव। दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट औसत से अधिक तापमान हो जाने को क्या कहा जाता है, अल नीनो, और तापमान कम हो जाने को क्या कहा जाता है, ला नीना। दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट, दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है वहां पेरू के तट के निकट है, औसत से अधिक तापमान हो जाता है ना, तब तो स्थिति बन जाती है अल नीनो की। और औसत से कम तापमान हो जाता है, तब मिल जाता है आपका
लाल नीनो। तो अभी अल नीनो की स्थिति बनी हुई है थोड़ी, इस कारण से वर्षा हमें कम देखने को मिल रही है। अल नीनो की स्थिति क्रिसमस के आसपास विकसित होती है, अतः इसे क्राइस्ट शिशु भी कहा जाता है। अल नीनो गर्म जल होती है, गर्म जल एक धारा होती है, इधर कम दबाव और इधर कम वर्षा। तो इधर देखो गर्म जल पश्चिम की ओर, ये उच्च दाब, ये दक्षिण अमेरिका, ये प्रशांत महासागर और ये भारत ऑस्ट्रेलिया। इस कारण से इधर क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है किसका, अल नीनो का। ला नीना एक ठंडी जलधारा होती है, अधिक दबाव हो गया तो इधर न्यून दबाव हो गया, इधर ठंडा जल है तो जल पूर्व की और इधर दक्षिण अमेरिका, इधर प्रशांत महासागर और भारत ऑस्ट्रेलिया की स्थिति, तो वर्षा ठीक ठाक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लालिनो गिलबर्ट वाकर चक्र दक्षिणी दलिन के धनात्मक पहलू पर प्रभाव। भारतीय मानसून प्रबल रहता है, अच्छी वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर वर्षा नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पूरी द्वीपों के पास वर्षा होती है। अलिनो प्रति गिलबर्ट वाकर चक्र या दक्षिण दलिन निर्मात्मक पहलू। भारतीय मानसून का कमजोर पड़ना, भारत में अकाल की स्थिति होना ना, वर्तमान में यही कंडीशन हो रही है, ध्यान रखना। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा बिल्कुल हो रही है, अभी बताऊंगा। देखो आप पूरी देखो ऑस्ट्रेलिया में कम वर्षा और सूखा पड़ना, अभी ऑस्ट्रेलिया इसी ऑस्ट्रेलिया में आ रही है बाढ़। तो ये सारे तथ्य क्या है, ध्यान रखने आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आपका भारत की जलवायु की जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जहां से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पुट अप करता है, वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन आप थ्योरिकल रूप से और भी डीपली पढ़ सकते हो, वहां से उठाकर भी मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसा मैटर तैयार किया है। ठीक है, ऑनसेटिंग मैटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जो ग्रेड सेकंड्स के विद्यार्थी हैं वो फटाफट रिवीजन इसका कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस सीरीज लेकर चल रहा हूँ। ये सीटी जो आने वाले एग्जाम्स है, ग्रेड सेकंड है, फर्स्ट ग्रेड है, आने वाली जो एग्जाम्स उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी वो आप जो वर्तमान जो एग्जाम्स चल रहे उनका पैटर्न जो चला उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो विद्यार्थी देख सकते हैं। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी को मस्त रहो, आराम से जितना पढ़े उतना बेस्ट है, अपने आप पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो, अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम।